भाई स्वागत है आज आपका मेरे साथ फोरकास्टर के चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं और मुझे आशा है आज कि आप कुछ साथ लेके जाएंगे। आज वीडियो छोटा है लेकिन मोटा है। आइए शुरू करते हैं। ये लीजिए, मैं आपको फोरकास्टर के मेन पेज से शुरू करता हूं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, ये जो भाई मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, मार्केट गिर गया, ठीक है, इन सब जो न्यूज़ चैनल्स हैं और ये सब जो दिमाग खाने वाली बातें हैं, यहाँ से थोड़ा पीछे हटके सिचुएशन देखते हैं कि भाई एक्चुअली में क्या हो रहा है, पीछे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। ये थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं S&P 500 और साथ में 1-2 मिनट निफ्टी के ऊपर, ठीक है। ये लीजिए, मैं आपको S&P 500 के मेन पेज पे लेके आया हूं। तो देखिए, दोनों तरफ की स्टोरी हम बराबर बैलेंस करते हैं। मेन पेज पे जो ओवरव्यू पे है, वहां पे आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है कि जो नेट इनकम लाइन है, अगर हम फंडामेंटली जिस एंगल से बात करते हैं, नेट इनकम जो लाइन है वो, और जो प्राइस है आज S&P 500 का, आज या इस 2-4 दिन हफ्ते में, ये वहां पे आके मैच करता है। और हमें मालूम है, ये आप अगर आपने नहीं देखा तो आप अब जाके इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लीजिए पिछले वाले एक और वीडियो में, जिसके जो हमने S&P 500 के ऊपर बनाया था। और वहाँ पे मेरा फोकस ये था आपको ये समझाना कि जब मार्केट फेयर वैल्यू पे पहुंचती है तो टिपिकली अगर आप इमोशंस स्टेबल रखें, सेंटिमेंट स्टेबल रखें, तो जो प्राइसेस हैं वो नेट इनकम लाइन के आजू बाजू में रहती हैं और वहां से जो बाइंग पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि द नेम ऑफ द गेम इज फेयर वैल्यू। ओके, नेम ऑफ द गेम इज अंडर वैल्यू। तो आपको यह समझना है कि जैसे ही मार्केट फेयर वैल्यू पे पहुंचता है तो जो बड़े निवेशक हैं वो थोड़ा सा सिमट जाते हैं। ओके, तो वहां से शुरू करते हैं। तो ओवरव्यू में हमें दिखता है कि हाँ भाई, एक केयरफुल होने वाली, सावधानी वाली पॉइंट है। सीजनैलिटी पे आइए। आज हम वीडियो आपको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो अपडेट्स हमें मिली हैं, जो ईमेल्स हमारे पास आती हैं, और कि भाई अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। हाँ भाई, अप एंड डाउन रहता है, लेकिन क्या ये क्रैश वाला सिनेरियो है, वो देख लेते हैं। सीजनैलिटी में आप देखिए हमें फोरकास्टर क्या बताता है। फोरकास्टर का जो AI एजेंट है, उसने क्या बैलेंस किया? उसने ये बैलेंस किया कि अगर हम पिछले 15 साल का, 7 साल का और 5 साल का, अगर हम जो उनका बिहेवियर है, जो पैटर्न है, जो ट्रेंड है, उसको डी ट्रेंड करके उसके पिछले 5 साल 7 साल का जो एवरेज पैटर्न है उसको अगर हम मैच करें, तो आज के पैटर्न से जो इस साल में चल रहा है, ये देखिए करंट ईयर का जो पैटर्न है वो करीबन 5 साल के पैटर्न से 90% से ऊपर, 7 साल के पैटर्न से 90% के ऊपर, और 15 साल का जो पैटर्न है उससे 80%, करीबन 80% मैच करता है। बोलने का मतलब क्या हुआ? बोलने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इस वक्त अभी तक का मार्केट का पैटर्न चल रहा है S&P 500 में, जो ग्रोथ दिख रही है, जो अपवर्ड पुश दिख रहा है, जो कॉल बाइंग एक्टिविटीज दिख रही हैं, ये टिपिकली ओवरऑल ये बिहेवियर पिछले 15 साल में इस वक्त तक ऐसा ही पैटर्न पहले भी दिखने को आया है। तो यानी कि आगे क्या होगा? अगर पिछले 7 साल के पैटर्न से ये 90% मैच किया है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आगे के 2-4 हफ्तों में या 2 महीनों में शायद जो पैटर्न है वो करीबन मैच करे। तो वो देख लेते हैं। वो जो पैटर्न है, अगर आप यहां से लेके अक्टूबर के मिडिल तक डेढ़ महीना करीबन आप देखें, तो जो पैटर्न आपको स्टैटिस्टिकल देता है वो ये बोलता है कि अगर आप ऐसी पोजीशन लेते हैं, लॉन्ग पोजीशन, तो आपको अंडर 50% चांस है कि आपको प्रॉफिट हो। अगर प्रॉफिट होगा, 15 साल का जो एवरेज बोलता है, अगर प्रॉफिट होगा तो जो जंप आएगा वो थोड़ा शार्प जंप हो सकता है।
लेकिन अगर हम शॉर्ट करें तो देखिए आपको बोलता है कि पिछले 5 साल, 7 साल और 15 साल का जो एवरेज है, जो ट्रेड स्टेटिस्टिक्स एवरेज है, जो बिहेवियर है पिछले 15 साल से इन्वेस्टर्स का, लोगों का, वो ये बोलता है कि आपको करीबन 3 से 4%, 4.5% एवरेज औसतम रिटर्न आपको मिल सकता है इन 5 या 6 हफ्तों में, शॉर्ट में। यानी कि अगर यहां पे एक छोटा सा डिप आया तो ये 3.5, 4, 4.5% का डिप आ सकता है ऑन द एवरेज। ठीक है, अगर हम इसको इनकी जो थोड़ा डिटेल में अगर स्टेटिस्टिक्स देख लें तो सिर्फ 2010 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जो हिकअप आया था, जहां पे आपको अगर मार्केट में थे तो आपको मालूम होगा कि 11-12 में 10 से शुरू हो गया था, लेकिन 11-12 में ये कई देश थी यूरोप की जो कि अंडर डेट, वो अपना डेट रीपे नहीं कर पा रही थी। उनका जो सॉवरेन फंड है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो गया था। स्पेन, पोर्टुगल, इटली, ग्रीस, ये अगर आपको मालूम होगा तो यूरोजोन क्राइसिस के नाम से इसे जाना जाता है। तो उस वक्त जो मैक्सिमम ड्रॉप था और जो रिटर्न था वो डबल डिजिट में था, तो वो भयानक है। उसके अलावा पिछले 12, 13, 14 साल का जो एवरेज है वो आपको ये बताता है कि आपका मैक्सिमम ड्रॉप जो आएगा करीबन 3.5, 4% का मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है, और मैक्सिमम राइज जो है वो एक बार हुआ था 10%। उसके अलावा यहाँ पे भी एक है 11%, लेकिन वो 11 में ही है। उसके अलावा जो एवरेज राइज है वो भी 4, 4.5% है। तो जो आपका रिटर्न है शॉर्ट में अगर जाएंगे और अगर आप पोजीशन को अच्छी तरह बैलेंस कर सकते हैं, अगर आप हेज पोजीशन में रहते हैं तो आपको यहां पे फायदा शॉर्ट में मिलेगा। लेकिन इस 5 या 6 हफ्ते में, उसके बाद अगर आप यहां से लॉन्ग, आज का गेम जो है वो लॉन्ग करना चाहें एंड ऑफ ईयर तक, तो शॉर्ट में आपका जो रिटर्न है अगर आप शॉर्ट रखें तो आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो है जीतने की, प्रॉफिट होने की, मुनाफा कमाने की, वो काफी कम है भाई। वहां पे आपको लॉन्ग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो अगले 3-4 हफ्ते का गेम है, अगर आप इसको निगल सकें और अगर आप थोड़ा सा लंबा मिडिल ऑफ दिसंबर तक देखना चाहें, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, दूरदर्शी होना चाहें, तो आप ये समझ के रखिए कि आपके पास करीबन 80% प्रोबेबिलिटी है S&P 500 में, जहां पे मैक्सिमम पैसा जाता है, जहां से आपका लेवरेज बनता है, सारी दुनिया के मार्केट्स का सेंटिमेंट बनता है, वहां पे करीबन 80% आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5.5, 6.5, 7% का मुनाफा हो। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आइए ओवरबॉट ओवरसोल्ड में देख लेते हैं। देखिए, ओवरबॉट ओवरसोल्ड में हमें जो नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हम ये एक या दो जो जिसे कहते हैं ना सावधानी वाले वीडियोस, वो इंफॉर्मेशन जो हम आपके साथ सामने रख रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो लगातार नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रही हैं और यहाँ पे जो कंटिन्यूअसली इसके साथ अगर आप नॉन कमर्शियल्स की पोजीशन देखेंगे तो नॉन कमर्शियल्स की पोजीशन जो है इन लोगों ने, या लेवरेज फंड की पोजीशन जो है वो देखिए S&P बेसिकली मार्च के बाद से इन लोगों ने बड़ी अनसर्टिनिटी के माहौल में अपनी पोजीशंस आगे नहीं बढ़ाई। अब देखिए जो हेज फंड्स और लेवरेज फंड्स हैं, इन लोगों की पोजीशनिंग जो है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, इनकी ये बाई नहीं कर रहे हैं, तो इनकी बाई कौन कर रहे हैं? बाई मेनली रिटेल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे ये ट्रैप बन सकता है, लेकिन वो ट्रैप सिर्फ डराने के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर आप जाने कि जो प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं, जो थोड़े बहुत मार्केट मूवर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, वो लोग जब ऐसी पोजीशनिंग देखते हैं तो वो लोग कई बार ये 4 या 5% का जो ड्रॉप है उसको बड़े ही रैपिडली
लेके आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो फ्लश आउट होता है और उसके बाद वो फिर एंड ऑफ ईयर के लिए अपनी पोजीशनिंग बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड ऑफ ईयर में जिसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग वो भी काफ़ी होती है। तो कई चीज़ें हैं जिनका ध्यान शायद आपको रखना पड़ेगा अगर आप इसको नेविगेट करना चाहते हैं। अगर आप रैंकिंग देखें, ठीक है, अगर आप रैंकिंग देखें जो जो आपको ये दर्शाता है कि भाई जो ओवरऑल कंपनियां हैं S&P 500 में उनकी फेयर वैल्यू कहाँ पे है। तो पिछली बार जो वीडियो बनाया था उस वक्त करीबन S&P 500 2-2.5% अंडर वैल्यूड था। तो देखिए 2-2.5% जो है वो एज गुड एज फेयर वैल्यू पे है, जिसकी वजह से कई बड़े निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा सिमट जाते हैं। इस रीसेंट फॉल, इस फ्राइडे की फॉल के बाद अभी S&P 500 करीबन 6-7-7.5% अंडर वैल्यूड है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है, ठीक है, अभी भी कुछ सावधानी यहाँ पे बरतनी पड़ेगी। पोजीशनिंग्स को ध्यान में रख के, थोड़ा लाइट में रख के आपको आगे चलना पड़ेगा। लेकिन इसका मायने ये भी नहीं है कि भाई यहाँ पे 50% का फॉल होने वाला है और सब जगह अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया ओवरव्यू में, उस बात पे ध्यान रखिए कि अभी भी जो अर्निंग्स की रिपोर्ट है, अभी भी जो जीडीपी है, अभी भी जो जिसे कहते हैं ना इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोनॉमी का जो जो मैट्रिक्स है, वो अभी भी संतुलन में है। कमजोर हो रहा है, मैं ये नहीं इनकार करता, लेकिन अभी तक टूट के जाने से पहले एक रैप अप कर लेते हैं। फोरकास्टर का जो एआई एजेंट है, इससे ये पूछ लेते हैं कि भाई आप मेरे को ये बता दो समरी में क्या हो रहा है। गाना चलेगा, बसंती ना है जो हमने मिस किया या नहीं किया, ठीक है। अभी भी जो मैंने आपको समरी में बताया वहां पे अभी भी यही है कि हाँ भाई थोड़ा बहुत टैरिफ का कंसर्न है, कंज्यूमर अभी भी स्टेबल है, अभी भी वो खड़ा है, हारा नहीं है। जो लिक्विडिटी है मार्केट में एक की फैक्टर है। अगर आप इसके ऊपर जानना चाहें तो आप ज़रूर पर ज़रूर हमें बताइए। आप प्लीज़ कमेंट में 1 या 2 लाइन छोड़िए कि भाई ये टॉपिक आपको पसंद है। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में जानना है कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर हम वीडियो आपके लिए ला सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी अभी भी मेंटेन्ड है और जिसकी वजह से जो एसेट प्राइसेस होते हैं वो टिपिकली स्टेबल रहते हैं या धीरे धीरे आगे जाते हैं। तो फ्यूचर आउटलुक जो है आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि करीबन एंटिसिपेट की जो फेडरल रिजर्व है वो क्वार्टर बेसिस पॉइंट आपका काटे, इंटरेस्ट रेट काटे, जिसकी वजह से शायद थोड़ी सी लिक्विडिटी आ जाए। जो कि मनी मार्केट में जो फंड्स हैं वो शायद थोड़ा सा ट्रांजिशन करें या शायद गोल्ड में जाएं, तो वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा लेकिन मोटा सा वीडियो, ये बताने के लिए आपको कि भाई सावधानी रखिए, सावधानी बरतनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि आंख कान बंद करके लोगों की बातें सुन के भाई छलांग मार दो कि भाई सब कुछ बेच के निकल जाओ कि भाई हो गया, अब तो गिरेगा। ऐसा भी नहीं है। तो जाने से पहले निफ्टी को देख लेते हैं एक बार कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। सभी को मालूम है कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से और ये डील ना होने की वजह से एफआईआई ने सेल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। सुन लिया मैंने, समझ लिया मैंने, लेकिन हम अपनी एनालिसिस भी खुद से करते हैं। निफ्टी को मैं सबसे पहले डायरेक्टली मैं इसके ओवरबॉट ओवर सोल्ड से शुरू करता हूं, ठीक है। अभी भी जो इसका ट्रेंड है वो न्यूट्रल में है, लेकिन जो ओवरऑल सेंटिमेंट जो बन रहा है वो इस हिसाब से बन रहा है कि हाँ भाई हमारा यहाँ पे जो क्वार्टर है वो अब सिर्फ 1 ही महीना बाकी है उस क्वार्टर को ख़त्म होने में, ठीक है। जो बाइंग पावर है वो थोड़ी सी कम हो गई है और ये टिपिकली हमको अगस्त सितंबर में दिखती है।
यहाँ पे आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि मार्केट मूड मीटर में जो डाइवर्जेंस बन रहा था, वो डाइवर्जेंस अब रिहेबिलिटेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे ये 5% का, 5 या 5.5% का जो ड्रॉप आया था, वो उसको आके उसने ट्रेंड को रिहेबिलिटेट कर दिया है। यहाँ पे सेंटिमेंट नेगेटिव है, और ऑब्वियसली अगर ये थोड़ा और गिरेगा तो 24,200, 24,250 तक आ सकता है, और करीबन उस वक्त मार्केट फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे मार्केट मूड मीटर जो है, चांसेस हैं कि वो मार्केट मूड मीटर -50 पे आके, -50 एक नंबर है दिखाने के लिए, लेकिन दर्शाता है कि सेंटिमेंट क्या है, कि भाई वहां पे आके ये एंड ऑफ द ईयर के लिए ये तैयार हो सकता है कि वहां से आगे आपको 4, 5, 6% का अपवर्ड मूव मिले। और वो इस वजह से, क्योंकि अभी तक का, अगर आप सितंबर के शुरू से, पिछले साल से लेके अभी अगस्त के एंड तक अगर आप निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो निफ्टी कहीं नहीं गया। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि अगर आप 23 के सितंबर से 24 का सितंबर देखेंगे तो जो भी आपको गेन हुआ, वो गेन आपको अब 2 साल में भाग करना पड़ेगा। ठीक है, पिछले साल करंट ईयर जो रनिंग ईयर है, वहां पे अभी निफ्टी का कोई गेन, इनफैक्ट निफ्टी मेरे ख्याल से 2-2.5% लॉस में चल रहा है। तो एंड ऑफ द ईयर पोजीशनिंग के लिए हो सकता है कि यहाँ पे जो सपोर्ट है वो सपोर्ट बने और वहां से ये छलांग मारे। तो उस बात का आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ उसकी कई इंडिकेशंस भी हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो फॉल है निफ्टी में, ये काफ़ी हाई वॉल्यूम पे आई है। तो टिपिकली ये आप पिछले पिछले सिनेरियोज भी देख सकते हैं कि टिपिकली अगर आपको ये कॉम्बिनेशन दिखता है तो आपको आशा है, आप इस बात की एक आकांक्षा लगा सकते हैं कि भाई यहाँ पे आगे थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में जाए, थोड़ी सी तेजी आए। अब वो क्या फैक्टर्स होंगे, क्या न्यूज़ होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरबॉट ओवरसोल्ड। अगर मैं रैंकिंग पेज में जाता हूं और इसकी फंडामेंटल लेवल्स की बात करता हूं, ठीक है, जो जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं या जो म्यूचुअल फंड हैं, जो दुनिया के पेंशन फंड हैं, जैसे कि अरब के पेंशन फंड्स हुए या सिंगापुर का जो फंड है, वो लोग सिर्फ लॉन्ग खेलते हैं। ठीक है, उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर उनको अपनी पोजीशनिंग सितंबर के बाद फिर बनानी है, एंड ऑफ द ईयर पोजीशनिंग, तो आप देखिए यहाँ पे निफ्टी का जो टॉप 10 या टॉप 30 स्टॉक्स है, वो करीबन 17% अंडर वैल्यूड है। ठीक है, तो ये S&P 500 की तरह नहीं है। यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन काफ़ी है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बाइंग पावर आ सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। फाइनली हम सीजनैलिटी देख लेते हैं। सर, सीजनैलिटी में ये S&P 500 की तरह मूव नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया का जो इस साल का परफॉर्मेंस है अभी तक का, वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स है। ठीक है, लेकिन ये ऑब्वियसली गेम को बैलेंस भी करता है, क्योंकि पिछले 2 साल में निफ्टी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो भी काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस है। तो शायद ये आप अलग अलग नाम दे सकते हैं, कोई आप डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, कोई आप डाइजेशन बोल सकते हैं, जो भी है। लेकिन अगर हम पैटर्न्स की बात करें तो S&P 500 का जो पैटर्न है वो करीबन 80% मैच करता है इसके पिछले 5 साल के पैटर्न से, S&P 500 के पैटर्न से। ठीक है, लेकिन निफ्टी में यहाँ पे आपको वो नहीं दिखता। निफ्टी का पैटर्न थोड़ा सा टूट गया है, 60-65, ये करीबन 65% मैच कर रहा है। तो आपको ये बता रहा है कि भाई अगर आप डी ट्रेंडेड वर्जन देखेंगे तो ये अभी से लेके एंड ऑफ दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ द ईयर तक, अगर आप इसमें लॉन्ग जाएंगे निफ्टी में, तो आपको करीबन 5 साल का जो पैटर्न है वो आपको ये बताता है कि आपको 80% आपकी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे करीबन ऑन एवरेज करीबन 6-6.5% गेन होने की। ठीक है, ऑन दी एवरेज, जो मैं पहले आपको बता रहा था। अगर आप इसको इस
जो लास्ट आखिरी का जो क्वार्टर है, इसको अगर आप तोड़ दें, सितंबर तक का सिचुएशन देखें, हो सकता है कि मार्केट में अभी जो सेंटिमेंट बना है वो थोड़ा सा और खराब हो सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद ये सपोर्ट पे भी आ गया है या आ सकता है, सपोर्ट पे आके फिर ये 5, 5.5, 6% का ये जंप दिखा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपने आप को फुर्तीला रखिए, अपनी सोच को अपने साथ बजाय रखिए, संतुलन में रखिए। गाना चलेगा, बसंती नाचेगी, ये गेम में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको भी नाचना पड़ेगा जब तक म्यूजिक चल रहा है। समझ में आई बात? तो भाई आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप भूलिएगा नहीं, सितंबर 9 को जो हमारा इंट्रोडक्शन है, एक फीचर जो हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन कीजिए, फोरकास्टर के साथ जुड़िए। अगर इस तरह के सेंसिबल व्यू पॉइंट्स आपको चाहिए तो हमें बताइए, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेके आएंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।